हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और ये हम लोगों का कार्बन चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोग कार्बन की बेसिक बेसिक बातें समझ चुके हैं। कार्बन में बॉन्डिंग होती है जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैंने लगभग 10-15 एग्जाम्पल कराए हैं। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को कंपेयर करके दिखाया है। तो ये सारे टॉपिक अभी तक हो चुके हैं। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेट्रावैलेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, कार्बन की एलोट्रोप्स क्या होते हैं जिसमें कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस के, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि भैया, वैसे तो मैं हर लेक्चर में बोलता नहीं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हमें कमेंट करके बताते ज़रूर रहिए कि हाँ, आप लोगों को पढ़ के कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे बैठे अच्छी पढ़ाई कर सकें, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो, कार्बन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, किसी भी 4 के साथ जुड़ सकता है। वो हाइड्रोजन जैसे यहां ले लो, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? सिंगल 4 बॉन्ड। अगर डबल बनाएगा तो एक डबल बना लेगा तो 2 सिंगल बनाना पड़ेगा। ट्रिपल बनाएगा तो एक ट्रिपल बना लेगा तो एक ही मात्र सिंगल बनाना पड़ेगा। और डबल में अगर 2 डबल बनाएगा तो मात्र 2 डबल ही बना पाएगा। एक डबल बनाएगा तो एक डबल बना लेगा और 2 सिंगल बना लेगा। कहने का मतलब 4 ही बॉन्ड वो बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो टेट्रावैलेंट यही बात है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब, याद आया वैलेंसी, कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं आउटर मोस्ट सेल में बॉन्डिंग करने के लिए, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि उसके पास 4 वैलेंसी होती है। अब ये टेट्राहेड्रल क्या है? देखिए, अगर कार्बन अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि यहां CH4 में बनाया, ठीक है ना, अगर इस तरीके का बन रहा है, या मान के चलो CCl4 बन गया, जैसे कार्बन, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन, अगर ऐसा बन रहा है तो ये चारों जो बॉन्ड बनेंगे ना, वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बन जाएगा। ये चारों बॉन्ड, ये चारों एंगल, ये चारों बॉन्ड एक पार्टिकुलर एंगल पर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे, जरा मैं इस बात को पहले दिखाता हूं फिर लिखूंगा, पहले समझ लीजिए। मैं इस बात को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास 4, यहां पे मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है ना, ये देखिए 4 पेन। ये मान के चलिए ये जो है मेरी मुट्ठी जो है ये कार्बन है, तो कार्बन ये है, मेरी मुट्ठी कार्बन है। तो ये कार्बन जो है एक बॉन्ड ऊपर बनाया, मान के चलिए कार्बन ने एक बॉन्ड ऊपर बनाया, तो दूसरा बॉन्ड जो है वो कुछ इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर तीसरा बॉन्ड जो है वो ऐसे बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ, देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ मतलब आप लोगों की तरफ है।
और चौथा बॉन्ड जो है वो मेरी तरफ बनेगा, ऐसे मेरी तरफ। तो अब देखिए, अब लग रहा है ना 3D, ये कैसे बनेगा 3D में, ये 3D है, ऐसा नहीं है कि सब एक प्लेन में ही है। दो एंगल सेम प्लेन में है, एक एंगल अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। दिख रहा है आपको, ये जो है सो आप लोगों की तरफ है, ये वाला मेरी तरफ है, और ये दो मान के चलिए कि एक प्लेन में है। ये जो है ये दो एक प्लेन में है, ये वाला मेरी तरफ यानी अभी फिगर में अंदर की तरफ, और ये बाहर, ये हाँ ये है बाहर की तरफ आप लोगों की तरफ, और ये है मेरी तरफ। तो मतलब एक अंदर एक बाहर और दो सेम प्लेन में। इस तरीके से चार एंगल बनता है। बात समझ में आ रही है? तो चार एंगल ऐसे बनता है, ऐसे मत सोचिएगा कि ऐसे कार्बन है और उसके बाद एक एंगल ऐसे, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे सिंह की तरह निकाल दिया। इस तरीके से नहीं होता। तो ये जो एंगल बनता है, मतलब कि दो बॉन्ड के बीच में एक पार्टिकुलर एंगल का निर्माण होता है। उसी एंगल को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, और इस एंगल का मेजरमेंट होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। अभी हो सकता है ये ज्यादा डिग्री और मिनट आप लोगों को समझ में ना आता हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा समझ में। फिलहाल इतना लिख लीजिए। तो मैं ये लिखवा देता हूं, आप लोग जरा इस बात को लिख लीजिए जो मैंने अभी समझाया है। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि व्हेन कार्बन फॉर्म 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब कार्बन 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, देन तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। सॉरी, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी है ना, क्योंकि 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी उसमें 4 वैलेंसी है, तो कहेंगे हम लोग टेट्रावैलेंट। एंड द एंगल बिटवीन एनी टू adjacent valencies is 109 डिग्री 28 मिनट, which is called as tetrahedral angle। टेट्राहेड्रल एंगल। क्या बात समझ में आ गई? यानी एक कार्बन जो है ये 4 वैलेंसी मैक्सिमम बना सकता है। एक इधर बना लिया, मान के चलिए एक इधर की तरफ बना लिया, और एक जो है सो अंदर की तरफ बना लेगा। तो अंदर की तरफ मैं इस तरीके से दिखा देता हूं कि ये अंदर चला गया, और एक बाहर की तरफ बनाएगा, तो बाहर वाला मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। ऐसे ही दिखाया जाता है, जब आप लोग 11वीं 12वीं में जाओगे ना, तो ऐसे ही दिखाया जाता है। ये जो मैंने रंग पेंट कर दिया है, ये मतलब बाहर की तरफ है। ये जो ऐसे डॉटेड करके बनाया है, ये मतलब अंदर की तरफ है। और ये जो दो लाइन ऐसे बनाया है, ये मतलब प्लेन में है, यानी किसी बोर्ड के प्लेन में है। तो ये 4 एंगल होंगे एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स अरेंजमेंट में, और इनके बीच का, किसी भी दो के बीच का, इन दोनों के बीच का, या इन दोनों बीच का, इन दोनों के, या इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में, किसी के भी दो के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। किसी भी दो वैलेंसी के बीच का एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात ध्यान रखिए। इसी बात को, इसी एंगल को हम लोग टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। एनसीईआरटी में तो इतनी ज्यादा डिटेलिंग में है भी नहीं, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया ऊपर की बातें, क्योंकि आप लोग जब आगे चल के कोई
कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें भी मदद देगी ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एलोट्रॉप्स की तरफ। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है कर लेते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो है, कार्बन मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन हमारे नेचर में अकर्स इन नेचर, कई तरह से हमारे नेचर में है, हवा में है, मिट्टी में मिला हुआ है, या हमारे बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो कार्बन से बनी हुई हैं। तो कार्बन जो नेचर में पाया जाता है वो दो तरह से पाया जाता है। मतलब नेचर में हमें जो कार्बन मिलेगा वो या तो फ्री स्टेट में मिलेगा, इन फ्री स्टेट, या फिर कंबाइन मिलेगा। देखिए कार्बन जो है कई बार फ्री भी मिल जाता है। फ्री का मतलब यह है कि एक जगह पर सिर्फ वहां पे कार्बन ही आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको फ्री मतलब एज ए एलिमेंट के रूप में, ठीक है ना, एज ए एलिमेंट के रूप में। और कंबाइन का मतलब क्या है कि किसी दूसरे के साथ कंबाइन किया हुआ है। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि हवा में देख लो तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 के फॉर्म में है। ठीक है ना, या कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं। बहुत सारे कार्बोनेट्स हम लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़ रखे थे, फलाना कार्बोनेट, चिलाना कार्बोनेट पढ़ रखा था ना। तो बहुत सारे कार्बोनेट्स मतलब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर भी एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है ना, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, ये सब किसी के साथ, किसी दूसरे और एलिमेंट के साथ मिलके भी हमारे नेचर में पाया जाता है। ठीक है, कोयला है, कोयला में मेन रूप से कार्बन ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी और सारी चीजें होती हैं। या बहुत सारी नेचुरल गैसेस हैं, जैसे कि LPG हो गया, जैसे कि CNG हो गया। इन सब में भी कार्बन की मात्रा होती है जो कि नेचर में पाया जाता है। तो ये सब कंबाइंड रूप में पाए जाते हैं, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके। ठीक है ना, फिर अगर उसमें से हमें सिर्फ कार्बन निकालना है तो लैब में लेकर जाएंगे और बाकी चीज को छांट देंगे और एक प्रोसेस के द्वारा कार्बन को निकाल लेंगे। लेकिन नेचर में डायरेक्ट कार्बन भी पाया जाता है, डायरेक्ट फ्री स्टेट। मतलब कि समझिए कि प्योर कार्बन रखा हुआ है, बस आपको उठा के चल देना है। तो कार्बन जो है फ्री स्टेट में 3 रूप में पाया जाता है, 3 रूप में। एक एज ए डायमंड, डायमंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, कोयला के खदानों में कई बार मिल जाते हैं डायमंड। या ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, इसके रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। या बक मिंस्टर फुलरेन, जिसको कि सिंपली में हम लोग फुलरेन भी कहते हैं। ये नया पर है। पहले जो था, पहले साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ 2 ही तरीके का कार्बन फ्री स्टेट में खोज पाए थे। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन अब ये जो नया एक और वैरायटी मिल गया है हम लोग को, बकमिंस्टर फुलरेन। अभी डिटेल में बात करूंगा तो समझ में आ जाएगी, इसकी ज्यादा चिंता मत करना। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई ना कि कार्बन हमारे नेचर में 2 तरीके से पाए जाते हैं। एक तो कंबाइन भी पाए जा सकते हैं और एक है कि फ्री में भी, फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। तो जो फ्री स्टेट में पाएंगे वो या तो डायमंड के रूप में पाए जा सकते हैं, या ग्रेफाइट के रूप में, या बकमिंस्टर फुलरेन। बात समझ में आ गई। ये जो है आपका न्यूली है, न्यूली डिस्कवर्ड, ये नया अभी खोजा गया है कुछ साल पहले ही। और बाकी डायमंड और ग्रेफाइट बहुत पहले ही खोज लिए गए थे कार्बन के फ्री स्टेट। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको, इसी चीज को हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इसी चीज को कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या कहते हैं, इसको कार्बन के एलोट्रॉप्स। यानी कार्बन कितने अलग अलग वैरायटी में नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकता है, उसी को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। इस बात को मैंने आगे लिख भी रखा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहां से टॉपिक शुरू करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है जरा समझ लीजिए।
देखिए, जैसे कि आप लोग कभी मूवी देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, तो क्या होता है ना, किसी हीरो का डबल रोल ट्रिपल रोल होता है ना। जैसे मैंने पता नहीं है गोविंदा की मूवी देखी थी, गोविंदा सर की, और बहुत पुरानी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। और एक हीरोइन के साथ जब वो जाते थे तो उनका बिहेवियर अलग होता था, और दूसरे हीरोइन के साथ जब जाते थे तो उनका बिहेवियर अलग होता था। ठीक है। तो इस तरीके की मूवी होती है ना जिसमें डबल रोल और ट्रिपल रोल होता है। तो कहने का मतलब है वो इंसान तो एक ही है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। एक के साथ किसी रूप में, दूसरे के साथ किसी रूप में, तीसरे के साथ किसी और रूप में। एक बात समझ पा रहे हो ना? इंसान वही है इंसान वही, अंदर से है गोविंदा ही। बस काम करने के लिए उनके दो तीन रूप हैं। सेम एलोट्रोप्स की बात है। एलोट्रोप सिर्फ कार्बन का नहीं होता, मतलब कार्बन के ही दो तीन रूप नहीं हो सकते हैं, बाकी भी किसी एलिमेंट के भी कई तरीके के रूप हो सकते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट के अगर बहुत सारे फिजिकल फॉर्म हो मतलब अलग अलग फिजिकल फॉर्म हो, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ डाइट एलिमेंट। वही मैंने यहां बात लिख रखी है कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। मतलब एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल रूप में, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वहीं उस एलिमेंट का एलोट्रोप कहलाता है। तो कार्बन भी तीन एलोट्रोप यानी तीन रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री सॉलिड फॉर्म्स विच इज कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। मान के चलिए कि कोई और एलिमेंट है, उसके हो सकता है चार पांच फॉर्म हो, तो उसके हम लोग कहेंगे कि इसके पांच एलोट्रोप्स हैं। कोई और एलिमेंट है जिसके कि दो ही फॉर्म हो, फिजिकल फॉर्म, तो हम लोग कहेंगे कि इसके दो ही फॉर्म है, यानी कि ये मात्र दो ही इसके एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? तीन। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फुलरेन, जो कि न्यूली डिस्कवर्ड है। अब यहां एक और बात सुनिए। गोविंदा जी जो हैं, भले ही हैं एक इंसान, कभी एक के साथ रहते हैं तो अलग उनकी चाल भाव बात करने का तरीका अलग हो जाता है, दूसरे के साथ आते हैं तो चाल भाव बात करने का तरीका अलग, तीसरे के साथ अलग, लेकिन अंदर से हैं तो एक ही आदमी। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर उनका ब्लड हम निकाल लें और चेक करें तीनों समय में, तो वो है एक आदमी, तो जाहिर सी बात है उसका डीएनए सेम आएगा, आएगा ना? इंसान तो एक ही है, अंदर से एक ही है। तो यानी कि चाहे आप किसी भी एलोट्रोप का केमिकल रिएक्शन कराओ, सब एक तरह से होंगे, क्योंकि उसकी अंदर की प्रॉपर्टी तो एक तरीके की है, बस बाहर दिखावे में अलग हो गए हैं। बाहर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बाहर से जो हम लोग देखते हैं, वो अलग हो गया है, अंदर है वही। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि कार्बन की प्रॉपर्टी ही अंदर है, चाहे वो डायमंड के रूप में हो, चाहे ग्रेफाइट के रूप में हो, चाहे फुलरेन के रूप में हो, प्रॉपर्टी अंदर रहेगी कार्बन की ही, बाहर से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो वही बात मैंने यहां लिख रखी है कि ऑल द थ्री एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो तीनों एलोट्रोप्स हैं, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब यह है कि चाहे तुम डायमंड लो, चाहे तुम ग्रेफाइट लो, या चाहे तुम फुलरेन लो। बकमिंस्टर फुलरेन को शॉर्ट फॉर्म में फुलरेन भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है? ये सब क्या है? ये सब कार्बन के ही रूप तो हैं, कार्बन के ही रूप है ना। इन सबको जब भी तुम बर्न करोगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इनकी जब भी बर्निंग करोगे, तो कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है? CO2 बनाता है, और ये CO2 को जब लाइम वाटर से हम लोग पास करते हैं, पहले लेक्चर में बताया था ना, तो क्या हो जाता है? मिल्की कलर आ जाता है। तो चाहे तुम डायमंड लो, ग्रेफाइट लो, या फुलरेन लो, तीनों
को जब बर्न करोगे तो CO2 ही बनेगा, और लाइम वाटर से जब इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो मिल्की कलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो है वही, अंदर प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन बट all the three allotropes of carbon have different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। बात समझ में आई ना? जैसे गोविंदा जी एक के साथ जा रहे हैं तो उनका चाल भाव और उनकी पर्सनालिटी अलग हो जा रही है, दूसरे के साथ जा रहे हैं तो अलग हो जा रही है, तीसरे के साथ अलग हो जा रही है। सेम वही कहानी यहां भी रहेगी। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग तीनों एलोट्रोप को अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा डिटेलिंग में ही बात करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग कंपटीशन लेवल तक भी तैयारी कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायमंड से शुरू करता हूं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए डायमंड, और शुरू करते हैं डायमंड से। ओके, देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही ये सारी चीजें आप लोग हो सकता है मोबाइल को रख के देख रहे हो, अगर मान के चलिए लास्ट समय देख रहे हैं या एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्री हो उसके बाद नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि एक बार नोट्स बना लोगे, एक बार अपनी हाथों से लिखोगे तो 50% चीजें तो उसी समय याद हो जाएंगी, और एक दो बार रिवाइज कर लोगे 100% कंप्लीट। और सिर्फ ऐसे देख लोगे ना, फोटो आता है फोटो जाता है, तो मैं तो हर स्लाइड आगे बढ़ाता जाऊंगा, आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन 10 दिन के बाद दिमाग से सब निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए नोट्स जरूर बनाइएगा, वीडियो को रोक रोक के आराम से नोट्स बनाइएगा। इसमें समय लगेगा, तो मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो डायमंड क्या होता है? पहला एलोट्रोप की बात कर रहे हैं। तो अ डायमंड इज ए जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं जब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो उसको जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो डायमंड क्या है? एक जाइंट मॉलिक्यूल है कार्बन एटम्स का। डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ईच कार्बन एटम, मतलब कि प्रत्येक कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच होता है। क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक कार्बन 4 लोगों से कनेक्शन हो सकता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, तो इसीलिए प्रत्येक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होता है बाय स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो कैसे होता है, जैसे ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है ना, तो इससे एक और कार्बन लगा होगा, इससे एक यहां कार्बन लगा होगा, इससे एक यहां लगा होगा, इससे एक यहां लगा होगा, फिर इस वाले से इधर एक लगा होगा, इधर एक लगा होगा, इधर एक लगा होगा, फिर इससे भी ऐसे, इससे भी ऐसे, इससे भी ऐसे, इससे भी ऐसे, इससे भी ऐसे। हर कार्बन 4 के साथ जुड़ा होगा, हर कार्बन, ये भी 3 अलग से, ये भी 3 अलग से, फिर हो सकता है यहीं आपस में ऐसे जुड़ गया हो, ठीक है ना, हो सकता है ये आपस में ऐसे जुड़ गया हो। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि मैंने आगे ऐसे फिगर दिखा रखा है। देखिए देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक ऊपर एक इधर, इससे मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। अगर हम इसी कार्बन की बात कर लें तो इस कार्बन का पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है, और तीसरा चौथा किधर होगा? तो तीसरा चौथा हो सकता है अंदर बाहर हो, जो कि इसमें ना दिखाया गया हो सकता है अंदर तीसरा हो और बाहर की तरफ चौथा हो। क्योंकि मैंने बताया था ना पहले ही कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो एक प्लेन में नहीं बनाता है, 3D स्ट्रक्चर में बनाता है, ऐसे मैंने बताया था दिखा के ना। तो क्या होगा, ये वाला कार्बन अब इस बगल के कार्बन और वो इससे जुड़ सकता है, मतलब ये वाला कहीं यहां जुड़ा होगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे 3D स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट टाइप में बन जाता है, तभी तो डायमंड जो होता है ऐसे कॉम्पैक्ट बिल्कुल हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं
कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को ऐसे बांधे रहते हैं और कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें ज्यादा तो नहीं दिखाया गया, जैसे इस वाले को देखो, इसका पहला एक ले लो, दूसरा ले लो, इससे तीसरा ये, चौथा ये। अब तुम कहोगे इसका 4 कहां है, तो एक तो इधर है, दूसरा नीचे है, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा। और यहां पर जो होगा हो सकता है वो इससे जुड़ा हो, यहां पर जो होगा हो सकता है इससे जुड़ा हो, यहां पर कोई होगा जो इससे जुड़ा हो। तो देख रहे हो, इस तरह करके ये कॉम्पैक्ट 3D बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना? स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे 2-3 पॉइंट मैं आगे बताने वाला हूं। ये बात समझ में आ गई ना कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके के होगा। हर कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जो कि बहुत स्ट्रांग होगा, और सारे इस तरीके से कॉम्पैक्ट होंगे कि 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आगे आइए, डायमंड की कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसी कारण से डायमंड जो होता है ना, सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही इतनी मजबूत होती है कि ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। मतलब अगर तुम हथौड़े से अगर कोई नेचुरल डायमंड है, बहुत पुराना, बहुत और उस पे अगर आप हथौड़े से मारोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा, इतना हार्ड होता है। ठीक है ना? दूसरी बात सुनिए, इट हैज हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। रीजन, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट और 3D स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, तो इसी कारण से इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। अगला पॉइंट, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि डायमंड सॉलिड में होता है तो उसको कितना हीट करें कि ये मेल्ट होकर पिघल जाए, तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। क्यों? क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन डायमंड। क्योंकि डायमंड के जो बॉन्डिंग होती है, अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो नेटवर्क है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का, वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसको तोड़ने के लिए, जब उसको तोड़ोगे, इतना ज्यादा हिट दोगे कि वो बॉन्ड टूटे, तभी तो वो पानी बनेगा, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है ना? तो वो इतना ज्यादा ना मजबूत होता है कि बहुत ज्यादा हिट देनी पड़ती है, तब जाके वो टूटता है। 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तब जाकर डायमंड पिघलना शुरू होगा, मतलब लिक्विड स्टेट में। गैस के स्टेट में ले जाने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए, तो वो तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मैंने वो रीजन भी लिख दिया। क्लियर? ओके, अगला पॉइंट, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री कहां है? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं जो मूव करेगा। तो इसमें बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता डायमंड के क्रिस्टल में, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका यूजेज अगर कोई पूछ ले तो ग्लास को काटने में, या डायमंड को भी काटने में, मतलब डायमंड जो है, डायमंड को काट सकता है। ठीक है ना? और ज्वेलरी बनाने में, ये तो भैया डायमंड की ज्वेलरी के लिए तो हर कोई दीवाना होता है। तो आप लोग भी पढ़िए और इतना पैसा कमाइए कि डायमंड की ज्वेलरी खरीद पाइए। ठीक है? सोने चांदी की तो आजकल हर कोई खरीद लेता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की। देखिए, ग्रेफाइट में बात करते हैं। देखो, कोई भी चीज आज के समय में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि, मतलब रेयर नहीं होता। आप ये समझिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये करना है तो कर लेगा। ठीक है ना? अगर आपको मतलब ठानना होगा, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे। और डायमंड की क्या यार, तुम तो
पता नहीं क्या क्या ले लोगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई ऐसा बच्चा हो जो कि थोड़ी सी अभी गरीबी में हो, मध्य वर्गीय फैमिली का हो, मिडिल क्लास का हो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। अब 50% से ज्यादा अमीर जो होते हैं ना, वो मिडिल क्लास से ही बन के जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 50% से ज्यादा अमीर लोग मिडिल क्लास और गरीबी रेखा से ही उठ के जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, कुछ और चीजें सोचिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किताब पढ़िए। मैं कई बार कहता हूं कि सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा किताब पढ़िए, कुछ अलग अलग तरह की किताबें, कुछ अलग अलग तरह की बातें। आप 10वीं में आ गए हो तो आपका माइंड अब थोड़ा सा ऐसा हो जाना चाहिए कि आप लोग थोड़ा बिजनेस उजनेस के बारे में सोचो, कोई छोटी मोटी चीज देखो तो उसके बारे में सोचो, कोई बिजनेस आइडिया लाओ दिमाग में, करो कुछ ना कुछ। ठीक है ना। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आईआईटी में चले जाओ या किसी एम्स कॉलेज में चले जाओ। ये भी तो एक अचीवमेंट है, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईआईटी में चले गए तो तुम्हारा दाम बढ़ गया। किसी एनआईटी आईआईटी में चले गए, एनआईटी में चले गए, या फिर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले गए, तुम्हारा दाम तो ऐसे ही बढ़ गया। तो ये भी कर लो, कम से कम बाकी चीज नहीं कर पा रहे हो तो ये तो कर लो पढ़ लिख के। फिर वहां जब जाओगे कॉलेज में तो वहां तुम्हें 50 रास्ते दिखेंगे, वहां पे एक से एक बच्चे आएंगे, एक से एक टीचर होंगे, एक से एक प्रोफेसर मिलेंगे, तो वहां पे और तुम्हें आइडिया आएंगे और कुछ अलग कर सकते हो। तो इसीलिए मेहनत करो, मेहनत करोगे कुछ भी हो सकता है। चलो हम लोग ग्रेफाइट पे मेहनत करते हैं अभी। ग्रेफाइट, अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे? देखो, कार्बन का एक लेयर यहां पे होगा और एक लेयर यहां पे होगा, और ये दोनों इस तरीके से होंगे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ठीक है। फिर तीसरा लेयर ऐसे होगा, फिर चौथा लेयर ऐसे होगा, पांचवा लेयर इसके ऊपर होगा। इस तरीके से कार्बन चलेगा। जैसे ये हेक्सागोनल, देखो मैंने यहां लिख भी रखा है कि ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन एंड सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। किस तरीके का? हेक्सागोनल। देखो कैसे, एक कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां पे छठा। फिर इससे भी ऐसे होंगे 6। ठीक है। ये एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में। बात समझिएगा, मैं प्लेन क्या कहना चाह रहा हूं, उस प्लेन की भाषा को समझिएगा थोड़ा सा। प्लेन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये एक प्लेन में इस तरीके से, इस पे ये जैसे मान के चलिए मेरी हथेली है ना, तो एक कार्बन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरीके से करके 6 होंगे। ठीक है ना। और जस्ट इसके ऊपर भी इसी तरीके का लेयर होगा, मतलब इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके का लेयर होगा कार्बन का, ऐसे सेम इसी तरीके का लेयर। ठीक है ना, सेम इसी तरीके का लेयर। और इन दोनों लेयरों के बीच में भी एक बॉन्डिंग होगी, मतलब ये लेयर इस लेयर के से भी जुड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि ये ना जुड़ा हो, ये भी जुड़ा होगा। तो ये कहने का मतलब ये आपस में पूरी तरीके से नहीं जुड़े रहते हैं, बल्कि एक लेयर होता है कुछ कार्बन एटम का, फिर इसके ऊपर लेयर होता है कुछ कार्बन एटम का, फिर इसके ऊपर लेयर होता है कुछ कार्बन एटम का। तो ये इस लेयर में मान के चलो 50 कार्बन एटम है, तो ये आपस में मजबूती से है। फिर ये लेयर 50 कार्बन का है, ये वाला लेयर, तो इसमें भी कार्बन मजबूती से है। लेकिन ये लेयर और ये लेयर आपस में ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? ऊपर और नीचे ये वाले, ये जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ा होता है। मैंने बताया था ना वंडरवाल फोर्सेस, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस से, वैसे ही यहां पर एक लेयर दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़ा होता है। ठीक है ना। जैसे डायग्राम देखिए, यहां पे एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखिए ध्यान से।
देखिए ये नीचे एक लेयर है, ये कार्बन का लेयर जिसमें कि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर एक लेयर ये ऊपर हो गया जिसमें कि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारे एक दूसरे में, ये सब स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी ये भी ये भी। लेकिन एक लेयर मतलब ये वाला लेयर, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर से किस तरीके से जुड़ा होगा, वीक कोवैलेंट, तो वीक वंडर वाल फोर्सेस, किस तरीके से, वीक वंडर वाल्स फोर्स या वीक वंडर वाल बॉन्ड बोल लो, वही बात है, वीक वंडर वाल फोर्स या बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी कि ग्रेफाइट जो होगा वो डायमंड इतना हार्ड नहीं होगा, पहली बात इससे समझ में आ गई। दूसरी बात यह भी समझ में आ गई कि ग्रेफाइट जो होगा ये एक लेयर दूसरे से ज्यादा मजबूती से नहीं है, तो एक लेयर दूसरे लेयर से आसानी से हट जाएगा। तो इसीलिए ग्रेफाइट को हम लोग कहते हैं कि ये स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, मतलब इस पे हाथ ऐसे फिसल जाती है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर से हटाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरी बात कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। अरे यार, एक कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग में चला गया, एक अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो एक बचा हुआ है ये फ्री है, तो ये मूव कर सकता है। यानी कि इसी कारण से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। समझ में आया ना। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, मुझे लगता है। और अब मैं इसके बारे में जो मैंने यहां लिख रखा है वो समझ लीजिए। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, रीजन क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। इट हैज लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है, रीजन क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, दोनों का रीजन सेम है। अच्छा, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना वो हाई होगा, इज ऑल्सो वेरी हाई। क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि तुम सारे बॉन्ड को तोड़ो तब जाके वो पिघलेगा ना। तो इस बॉन्ड को तो तुम तोड़ दोगे, वंडरवाल को, लेकिन इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में तो तुम्हें बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसी कारण से एक बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, ये वाला, ये बीच वाला वीक वंडरवाल फोर्सेस, जो वीक वंडरवाल बॉन्ड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन डायमंड से कम होती है, क्योंकि डायमंड में 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसमें 3 ही होते हैं। तो इसकी भी हाई होती है, लेकिन डायमंड से थोड़ी सी कम होती है। समझ में आ गई बात। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ये भी मैंने बता दिया। यूजेज में क्या क्या है, तो हम लोग जो पेंसिल बनाते हैं, तो पेंसिल का लीड जो है, अरे जो अंदर वाली पेंसिल, बाहर पेंसिल तो लकड़ी होता है और अंदर की जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट का ही होता है। हम लोग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी बनाते हैं। जब हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में करंट हमें बहाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, कैथोड और एनोड, याद आया, कई बार किया है पहले भी। तो ये हम लोग ग्रेफाइट के बना सकते हैं, इसके ग्रेफाइट के। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो कैथोड एनोड यानी इलेक्ट्रोड जो है हम लोग ग्रेफाइट के बना सकते हैं। ड्यू टू सिट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर सिट लाइक होने के कारण ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इस कारण से ये लुब्रिकेटिंग के काम में आता है। मशीन पार्ट्स को अगर लुब्रिकेट करना हो तो उसके काम में आता है, या ग्रीसिंग करना हो तो उसके काम में आता है, क्योंकि ये स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, तो ये सब काम भी ये आसानी से कर लेता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा के ही बताया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि समझ में आया कि नहीं। ओके, अब हम लोग लास्ट टॉपिक छोटा सा है, 5 मिनट का, इसको कर लेते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ये न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है कार्बन का।
और इसका जो सबसे पहला खोजा गया था, सबसे पहला, द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड वाज C60। पहला सबसे पहले क्या खोजा गया है? C60, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। ये एक फुटबॉल की तरीके इसका अरेंजमेंट है। ये मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन में 60 कार्बन होते हैं और वो 60 कार्बन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक फुटबॉल का शेप ले लेते हैं। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है ना, फुटबॉल जैसा शेप। तो फुटबॉल यानी कि 3D में, ऐसे 3D में, ठीक है ना, 3D में, ठीक है। और ये आपस में सब अरेंज हो जाते हैं सारे कार्बन इस तरीके से कि एक फुटबॉल बना देते हैं। और अंदर बकमिंस्टर फ्लोरीन में कितने कार्बन होते हैं? तो जो सबसे पहला खोजा गया था उसमें 60 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया C60। तो इट हैज 60 कार्बन एटम्स। दूसरे पॉइंट में मैंने लिख भी रखा है कि इट हैज 60 कार्बन एटम्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। समझना इस बात को, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये जो 60 कार्बन हैं ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़ जाएंगे। ये इनका जो रिंग बनेगा ना वो या तो पेंटागोनल होगा या हेक्सागोनल होगा। मतलब कि स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पेंटागोनल जैसा बनेगा या हेक्सागोनल जैसा। अरे हेक्सागोनल मतलब कि 6 कार्बन, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड या 6 कार्बन। अब पेंटागोनल मतलब 5 कार्बन। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा गया बकमिंस्टर फुलरेन को, तो उसमें देखा गया कि इसके में जो रिंग बने हुए हैं वो कुछ 5 हैं, कुछ 5 कार्बन के हैं, कुछ 6 कार्बन के हैं, और वो सब आपस में इंटरलॉक होके फुटबॉल का साइज बना दिए हैं। जैसे देखो मैं अगले पेज में दिखा रहा हूं काफी अच्छे से, ये बड़ा है थोड़ा सा, देखो जैसे देखना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये देखो 5 कार्बन का एक रिंग बन गया ना, बन गया 5 कार्बन का एक रिंग। इसके अंदर वाले में भी देख लो, एक ये, एक ये, वो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ, ये वाला पीछे की तरफ है जो मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है ना, ये भी 5 कार्बन का है। अच्छा इसके बगल वाला ही देखो इसके बगल वाला देखो, ये इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। देखना ये कलर, ठीक है, ये दूसरा वाला इससे जुड़ा हुआ, ये तीसरा वाला ये जुड़ा है, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और फिर ये पांचवा यहीं वाला और छठा यहीं वाला। देखो ये हेक्सागोनल बन गया ना, बन गया ना। इसके ऊपर देखो ये भी हेक्सागोनल बन रहा है, 1 2 3 4 5, और इससे जुड़ा हुआ ये है तो ये 6। तो मतलब कहीं कहीं पे 5 कार्बन का रिंग बन रहा है और कहीं कहीं पे 6 का बन रहा है। जैसे यहां देखो 5 का बना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर देखो तो 6 बना है, एक यहां, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो कहने का मतलब यह है कि बकमिंस्टर फुलरेन में जो कार्बन है वो टोटल 60 हैं, और ये 60 कार्बन या तो पेंटागोनल रिंग में है या हेक्सागोनल रिंग में है। पेंटागोनल मतलब कि 5 कार्बन के रिंग में है, या हेक्सागोनल 6 कार्बन के रिंग में है, और वो सारे के सारे आपस में इंटरलॉक्ड हैं और एक फुटबॉल का शेप बना लिए हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये सारी बातें नहीं लिखी हैं, मैं एक्स्ट्रा में ये सारी बातें लिखवा रहा हूं। एक्स्ट्रा में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भी कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, कि 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। अब आप यहां पे गुना मत करने लगना कि 20 गुने 60, 20 गुने 6 120 हो गया, और 12 गुने 5, ये तो जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, जबकि होने चाहिए 60 ही। तो कहना, मैं कह रहा था ना कि इंटरलॉक है, मतलब एक कार्बन एक रिंग में
पेंटागोन का भी काम कर रहा है और वहीं कार्बन हेक्सागोन का भी काम कर रहा है। जैसे यहीं पर आप हमने देखा ना कि ये वाला कार्बन पेंटागोन का भी काम कर रहा था इसके साथ, और इसके साथ हेक्सागोन का भी काम कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। ज्यादा स्ट्रक्चर में मत घुसो, ठीक है ना, वरना निकल नहीं पाओगे उसमें से, परेशानी हो जाएगी आपको। बस इतना ध्यान रखना कि बकमिंस्टर फुलरेन क्या होता है, इसमें कुल टोटल सबसे पहला जो खोजा गया था उसमें 60 कार्बन का बनाया गया था, जिसका नाम हमने दिया था C60, और ये पेंटागोन और हेक्सागोन के रूप में एक फुटबॉल का आकार बनाते हैं, जिसमें 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरेन, फुलरेन के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, तो इसका जो शेप बन जाता है ना, ये जियोडेसिक डोम की तरह, जियोडेसिक डोम जो होता है हेमिस्फेरिकल के तरीके ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके का इसका शेप बन जाता है। अगर आप मतलब कि बहुत उस तरीके से देखोगे, नेट पे सर्च करके एक बार देख लेना क्या होता है जियोडेसिक डोम। इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है 3D में, ठीक है ना। ये मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे करके। इस तरीके से कई सारे बिल्डिंगें और कई सारे लोगों के घर भी होते हैं। तो इस तरीके से ये जियोडेसिक डोम की तरीके इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल जैसा बन जाता है। तो एक साइड से देखोगे तो हेमिस्फीयर तरीके दिखाई नहीं देगा, अगर एक तरफ से देखोगे तो वहीं जियोडेसिक डोम, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि ये जियोडेसिक डोम की तरीके दिखाई देता है, ठीक है। ये ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना ही सॉफ्ट होता है, बीच बीच वाला ये मामला है। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। ओके, तो यहां आप लोगों का एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन खत्म होता है। मैंने इसको काफी डिटेल में ही पढ़ाया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में सारी चीजें अच्छे से आई हों, और मे भी अगर समझ में आई हो तो शुरुआत में ही जैसे मैंने बोला था, कम से कम एक लाइक शेयर अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग जल्दी लेकर आएंगे और कार्बन चैप्टर को जल्द हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।